अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का तीसरा वनडे मैच रावलपिंडी में जारी है। पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-0 से जीत चुका है और बहुत अरसे बाद कम अज़ कम मुझे शो करते हुए ऐसा एहसास ज़रूर हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर अब थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हुई है, जीत मिल रही है, कंसिस्टेंसी हो रही है। और इसी लास्ट वीक में हम चूँकि पूरे वीक को रिकैप करते हैं, बाबर आजम की सेंचुरी भी आ गई और एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट से काफ़ी मिसिंग थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार बैट्समैन हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस तरह जिस तरह के वो खुद भी चाहते हैं, उनके फैंस चाहते थे। लेकिन बहुत ही शानदार सेंचुरी की। आज भी पाकिस्तान ने अब तक अपनी पोजीशन को बड़ा मुस्तहकम रखा है और 146 से 5 आउट कर दिए हैं श्रीलंका के। और लगता है ऐसी जैसे श्रीलंका की बैटिंग लाइन एक मरतबा फिर मुश्किलात से दोचार है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो आज जो लोग पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देख रहे हैं उससे पहले इंडिया साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच को भी सबने बड़ा इंजॉय किया। इंडिया एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये टेस्ट मैच हारा और एक ऐसी विकेट जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए जो जाल बिछाया था वो खुद उसमें फंस गए और बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो चैंपियन हैं, पाकिस्तान में भी सीरीज़ बराबर करके गए थे और अब वो भारत जाकर भी एक मैच जीत चुके हैं। 15 साल बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। दोनों मैचों से बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड फ्लैम्बॉयंस, इनकी आवाज़ आप सुनते रहते हैं। तो अपने गेस्ट के पास पहले इमरान चलते हैं तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ की बात करते हैं क्योंकि हम वीक को रिकैप कर रहे होते हैं बड़े अरसे बाद। तनवीर, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है जैसे शुक्र है कामयाबियाँ मिली हैं, हम थोड़े टेंशन से बाहर निकले हैं? बाबर की सेंचुरी आने से ये हुआ कि ज़रा हमारी बैटिंग में भी एक स्टेबिलिटी आई है। ओवरऑल एक अच्छा पीरियड चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। इसमें और चीज़ें बहुत जरूर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन जीत मिल जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी देखें, जाहिर सी बात है जब आप अपनी होम सीरीज जीतते हैं, जिस तरह हम साउथ अफ्रीका से भी जीते और अभी श्रीलंका से भी जीते। साउथ अफ्रीका से जब जीते तो बहुत से लोगों ने बोला कि वीक टीम है, 7-8 प्लेयर्स नहीं आए। लेकिन अब श्रीलंका की अगर हम टीम देखें, ये तो तकरीबन पूरी टीम है। ये तो कोई ऐसी टीम हमें नजर नहीं आ रही कि जिसमें 6-7 प्लेयर नहीं है। और अगर ये इनकी पूरी टीम है और ये इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिस तरह इनकी मेन टीम दे रही है, जी तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ भी जो उनके कोचिंग स्टाफ है या उनके सिलेक्टर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये किस किस्म की क्रिकेट श्रीलंका की टीम खेल रही है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे थे कि श्रीलंका की टीम इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि अगर आप दोनों मैचेस में श्रीलंका की टीम की बैटिंग को देखें जी तो पहला मैच भी वो तकरीबन जीत ही रहे थे, उन्होंने गलत शॉट्स खेले। दूसरे मैच में भी वो बहुत अच्छा टोटल दिया उन्होंने, लेकिन उनके जो बैट्समैन थे वो उससे और बेहतर खेल सकते थे। आपने देखा जहां पे सेट हो रहे वहां पे आउट होके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं, वहां पे हमें बड़ी जबरदस्त बैटिंग नजर आई। हमें सलमान आगा की बड़ी जबरदस्त बैटिंग नजर आई। लास्ट मैच में फखर जमान की बड़ी जबरदस्त नजर आई। और उसके बाद जाहिर सी बात है जहां पे बाबर रन करे और मैं वहां उसकी बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है? उसने पूरे पाकिस्तान का दिल खुश कर दिया, स्पेशली मेरा भी खुश कर दिया जो 2.5-3 साल से उसकी सपोर्ट में लगा हुआ था। और बहुत से लोग मेरे पीछे लगे हुए, मुझे फोन कर करके मना करते थे, क्यों उसकी बात करते हो, छोड़ दो उसको। कोई मुझे कहता रहा क्रिकेट बोर्ड खरीद लिया, कोई कहता है बर्बाद कर दिया, कोई क्या इल्जामात लगा रहा है, कोई ये कह रहा है पाकिस्तान पहले बाबर आजम पहले। और जो ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पहले बाबर आजम पहले, वो इंडिया के चमचे में बने हुए अपने यूट्यूब चैनल पे हर जगह पे बैठ के चमचागिरियां कर रहे हैं। तो बड़े बड़े इल्जामात उसके ऊपर लगाए गए कि जी क्रिकेट खत्म। कुछ ने तो स्पेशली जो है वो यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है ना, चाहे उसमें क्रिकेटर है चाहे उसमें नॉन क्रिकेटर है, स्पेशली यूट्यूब चैनल बनाएंगे, पैसा बनेगा, इसको उड़ाओ, धजियां उड़ाओ, इसकी सब कुछ करो। तनवीर भाई यूट्यूब चैनल तो आपका भी लोग बोलेंगे तो तनवीर भाई ने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। नहीं, यूट्यूब मेरा चैनल है। अगर मैं बाबर की सपोर्ट में हूँ तो मैं बाबर की सपोर्ट में हूँ। मैं ऐसा तो नहीं था ना कि एक टाइम बाबर के अगेंस्ट था, एक टाइम क्रिकेट की तरह रंग बदल के उसकी तरफ चला गया। सही। मैं जिसकी तरफ मैं हमेशा, आपको पता है मैं आपके साथ भी बैठ के मैं हमेशा बोलता हूँ, झूठ बोलना है तो मुस्तकिल झूठ बोलो, फिर सच पे मत आओ। अगर सच बोलना तो फिर मुस्तकिल सच बोलो। दोनों काम करोगे तो इसका मतलब आप दोगलापन कर रहे हैं, ठीक है ना? सही। तो वो सब कुछ चलता रहा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक ही अच्छा प्लेयर आया है तो भाई उसको सपोर्ट करना चाहिए था आपको। लेकिन हमारे लोगों ने इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ट्विटर पे पैसा है, फेसबुक पे पैसा है, यूट्यूब पे पैसा है। अभी देख लें आप कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने रिपोर्टर्स हैं, कितने क्रिकेटर्स हैं, उनको देख लें आप। वो बाबर के धजियां उड़ा रहे थे, अभी जैसे ही कल उसने परफॉर्म करना शुरू किया, ट्वीटिंग कर रहे हैं, उसकी साइड की वीडियोस बना रहे हैं, उसकी सपोर्ट में सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या दोगलापन नहीं है? तो फिर क्या है? तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप अपने, मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, मैं रिजवान की भी बात कर रहा हूँ, मैं शाहीन की भी करूंगा, मैं अपने यंगस्टर्स की भी बात करूंगा।
अगर हम एक तरफ कहते हैं कि जी हमने अपनी टीम सेट करनी है, तो अगर हमने एक तरफ ये सोचते हैं टीम सेट करनी है, जो कि मुझे नजर भी आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट टीम जो है आपकी परफॉर्म करना शुरू हो गई है, जी जी, तो फिर उसमें कीड़े निकालने का कोई मकसद नहीं है। सही है, ठीक है, तो फिर आप अपनी टीम को कंसिस्टेंट जो है वो सपोर्ट करें। ये ना हो कि जी एक मैच में अगर मतलब यानी किसी की मार लग जाती है तो उसके पीछे पड़ जाए, ठीक है ना। इस तरह तो अगर इस तरह हम बात करने लग जाएंगे तो मैं तो नसीम शाह की भी बात करता हूँ। एक मैच उसको खिलाते इतनी मार खाता है, कैसी फिटनेस, कैसी एज, कैसा कुछ। हारिस रऊफ का भी यही हाल है। तो भाई कहीं ना कहीं चले फास्ट बॉलर पे तनवीर मैं आपके पास आता हूँ। हमने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि नसीम शाह आज का मैच नहीं खेल रहे, उनकी बॉल परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन आया है। लेकिन इमरान मैं आपके पास आता हूँ, तो दो तब्दीलियाँ तो मैंने फैसल अकरम और हसीब तो देख ली, क्योंकि आप मैच कोई भी प्रॉपर कवर कर रहे थे। ज़रा टॉस और फिर जो 11 की तब्दीलियाँ ज़रा वो बताइएगा। दूसरा, एक मरतबा फिर हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गो के आज जो है अबरार नहीं खेल रहे, लेकिन हमने देखा कि फैसल अकरम को खिलाया तो उसने विकेट ली। तो एक परफेक्ट पाकिस्तान की सिचुएशन बनी है, जहाँ हमने यंगस्टर्स भी ट्राई आउट कर लिया। ऐसा लगता है जैसे हमारी सुनी जा रही है, लोगों की सुनी जा रही है कि इस तरह से आप करके चीज़ें बेहतर करेंगे, यंगस्टर्स को चांस दे, और ऐसा ही हुआ आज के मैच में। देखिए, अब ये जो आज दो तब्दीलियां जो फैसल अकरम और हसीबुल्लाह खेल रहे हैं, इसके बाद तो आपका पूरा स्क्वाड खेल गया जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज थी। लेकिन एक जो तब्दीली थी उस पर बड़ी मुझे हैरत हुई कि आप एक यंगस्टर्स को बिठा के ही एक यंगस्टर को ला रहे हैं, एक सीनियर नहीं बैठ सकता था कोई। किसकी बात कर रहे हैं? मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, जो अभी सिर्फ 16-17 वनडे मैचेस खेला है। तो रेस्ट करवाया होगा आज। रेस्ट कराया है, रेस्ट फखर जमान भी कर सकते थे, ओके, रेस्ट रिजवान भी कर सकते थे ना, 100 से ज्यादा वनडे खेले सारे। तो आप एक की बात ठीक है, क्योंकि वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो हसीब को आजमा सकते थे। दो तरीके से हो सकता था, या तो रिजवान को रिप्लेस कर सकता था या फखर को रिप्लेस कर सकता था। लेकिन आपने दोनों को खिला के साइम अयूब को बिठा दिया, जिसने 16-17 वनडे खेले। मतलब आप उसको रेस्ट करा के क्या अचीव करना चाहते हैं भाई? उसको तो आपने तैयार करना है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। अगले 3-4 महीने तक आपका कोई वनडे मैच नहीं है, तो आपने फखर को बिठाना था या रिजवान को बिठा के उसको खिलाना था। साइम को तो आपने खेलने देना था, जो कि आपका यंगस्टर है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फैसल अकरम भी खेल रहे हैं और हसीबुल्लाह भी खेल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी तशवीश थी। और जहाँ तक आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, तो ये तकरीबन लगातार छठा मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 है, श्रीलंका के खिलाफ 3 है, जिसमें आपको 8-10 ओवर में शुरू में विकेट नहीं मिली, बाद में बॉलर्स ने आके कमबैक कराया। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ी सी शाहीन शाह अफरीदी की एक हैबिट है शुरू में विकेट लेने की, जो छोड़े जा रहे हैं वो। तनवीर भाई, आपको याद है हमने शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे, लगे होते हैं हम सब मैच के दौरान, कि वो जो स्टैट आया था कि शुरू के 10 ओवर में, मुझे याद पड़ता है वनडे था या T20, लेकिन दोनों में से कोई एक था, कि हम सबसे वर्स्ट हैं स्ट्राइक रेट में, हम विकेट नहीं ले पाते। और ये इसलिए हैरानकुन था तनवीर के शाहीन यूजली पहले ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर है, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स के अंदर। और दूसरा, इमरान ने जो बात की, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ, रिजवान और फखर जमान खेल रहे हैं, साइम को रेस्ट करवा दिया। क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मसला पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उसके मैचेस कम है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगता है कि शायद हमारी जो कोचिंग स्टाफ है वो ये चाह रहा हो, क्योंकि आपने ये देखा जितने भी ओडीआईज हुए हैं, कल लास्ट जो ओडीआई हुआ उसमें भी बैटिंग देख लें, उससे पहले फखर जमान को भी देख लें, पहले मैच में भी मुझे ऐसा कहीं नजर आया कि वो खुद कंफर्टेबल भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, बाद में जाके कहीं थोड़ा सा जो उसने लास्ट मैच में 78 रन की इनिंग खेली, तो उसके बाद थोड़े से उसने शॉट्स खेलना शुरू किए। उससे पहले T20 में भी स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल कर रहा। तो शायद वो ये चाह रहे हो कि यार अगर हमने इसको आगे लेके चलना, इसीलिए आपने देखा कि हसन नवाज को निकाल के उन्होंने फिर फखर जमान को ट्राई नेशन सीरीज में डाला है। तो वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि शायद यार इसको लेके चले। बाकी रिजवान की अगर बात करते हैं, रिजवान को भी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की सीरीज में वो इतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर सके। बाबर आजम, जाहिर सी बात है, उनको तो आप बिल्कुल ही सोच ही नहीं सकते थे रेस्ट के बारे में, क्योंकि उनकी तो वैसी फॉर्म लानी थी, उनको खिलाने थे मैचेस। बाकी ऐसा मसला नहीं है, मुझे लगता है परमानेंट मेंबर है साइम, कोई ऐसी सही है जो है वो उनका वो। चलिए ठीक है, आपने सही बात की परमानेंट की। बाकी जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, देखिए हमें जरूर सोचना, जो कि हमारे सिलेक्टर शायद सोच नहीं रहे। देखिए हमारे पास जितने भी इस वक्त फास्ट बॉलर है ना, कोई भी नया बॉल करने वाला नहीं है, किसी को भी नया बॉल करना ही नहीं आता। ठीक है ना, तो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में खुरम शहजाद इतना जबरदस्त फास्ट बॉलर है, वो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, नए बॉल से उसको इतनी अच्छी बॉलिंग करनी आती है, और भी ऑप्शंस हैं। तो आप ऐसे फास्ट बॉलर्स लेके आए जिनको नया बॉल करना आता हो, तब हम आउट करेंगे, वरना हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, चाहे T20 क्रिकेट हो,
चाहे वनडे क्रिकेट हो। इसीलिए देखे ना, जब पुराना बॉल होता है हमें सुकून मिल जाता है रिवर्स होगा, क्योंकि रिवर्स स्विंग करना बहुत इजी है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप नया बॉल करते हैं तो उसमें रिस्क, आपकी रिस्क का बहुत अमल दखल आ जाता है, आपकी रिस्क बहुत कंट्रोल में रहनी चाहिए, तब जाके आपका जिस तरफ सीम होगा उस तरफ बॉल जाएगा, वो किसी को बॉल करना ही नहीं आता। तनवीर, मैं T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि अब ये वनडे सीरीज तो चल हम जीत ही गए हैं, ये 66 खिलाड़ी भी पाकिस्तान ने आउट कर दिया, तो आज भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तनवीर, मैं आपसे पहले सवाल करूँ, फिर इमरान के पास भी सवाल होगा कि T20 वर्ल्ड कप पे अब हमारी नजरें होंगी इस ट्राई सीरीज के अंदर। ये जो मसला इमरान ने डिस्कस किया, फिर आपने भी उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपर्ट ओपिनियन दिया कि बॉलर तो वैसा खिलाए ना। T20 में आपको लगता है कि हमारे पास सही चॉइस ऑफ बॉलर हमने लिए हुए हैं? और दूसरा, पाकिस्तान की T20 टीम को देखते हुए साफ नजर आ रहा है तनवीर कि मैच फिनिशर नहीं है। हसन नवाज आए, वो भी गए, उससे पहले हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, इन सबको हम इन आउट करते रहे हैं। ये प्रॉब्लम जू का तू मौजूद है, गो के बाबर आ गए हैं, फखर भी हैं, साइम भी हैं, लेकिन नीचे आपको बैटिंग नजर नहीं आती। तनवीर, इसका क्या करें? जी तनवीर को शायद हमारी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही। मैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करता हूँ। इमरान, ये प्रॉब्लम हमने देखा है वनडे में, तो अभी इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि इतना हम टेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, बट हसन नवाज भी इन और आउट हो गए। मेरा तो ये ख्याल था कि आप उनको ज़रूर चांस देते इस सीरीज़ के अंदर, बट आपने उनको घर ही भेज दिया। वो न्यूजीलैंड में 100 करके आए हुए हैं, तो कोई तो वजह है ना कि वो यहाँ तक पहुँचे थे। थोड़ा मुझे हैरानगी हुई इस सीजन पर। देखें, जब आपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, जब उसको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चांस ये होता है कि आप उसको होम सीरीज खिलाएं, अपने घर में खिलाएं, वहाँ पे खिलाएं जहाँ पे उसने रन किए हैं और फिर टीम में आया वो। अब जहाँ पे उसने रन किए हैं, उस रन की वजह से वो टीम में आया था, वहाँ आके आपने उसको ड्रॉप कर दिया। देखिए, वो जो शॉट था जो उन्होंने खेला था, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट उससे बहुत नाराज हुई होगी। वो जो आगे बढ़ के उन्होंने खेला था और उसके बाद मैच जो है वो बुरी तरीके से फंस गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट उस शॉट्स, और वो बहुत ही पैथेटिक शॉट था, थोड़ा सा उनको भी। देखिए, हर जगह पे आप ऐसा नहीं हो सकता कि 50 गेंदों पे आपको 20 रन चाहिए और आप इस तरीके का शॉट खेल रहे हैं। आपको कहीं कॉमन सेंस भी यूज करना होता है, तो वहां पे कॉमन सेंस यूज करना था हसन नवाज को। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि उनको होना चाहिए था ट्राई सीरीज में। देखिए, आपको नहीं पता फखर जमान आपके लिए 1 साल खेलेंगे, 2 साल खेलेंगे, 3 साल, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि हसन नवाज आपको अगले 5-10 साल तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर को आप साइडलाइन करेंगे तो फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है तनवीर भाई, तो दोबारा में ज्वाइन करिए। तनवीर भाई, मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है T20 वर्ल्ड कप को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ, कि वो जू का तू है, उसमें हसन नवाज को भी आपने घर भेज दिया कि आप जी डोमेस्टिक खेले जाकर, और उसके बाद अब फिर वही से दोबारा सिलसिला शुरू होगा। आपकी क्या राय है T20 टीम को देखते हुए, अभी ट्राई सीरीज में वर्ल्ड कप को देखते हुए अब क्या अहदाफ रखने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई आपकी टी20 की क्रिकेट में आपके पास बाबर आजम और रिजवान, स्पेशली रिजवान, बाबर ने तो चलो 68 रन कर दिए, इन 2 प्लेयर्स के बगैर आपकी टीम नहीं है। एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं, मैं ये जरूर मानता हूं कि इवेंट में इन दोनों की इतनी आला परफॉर्मेंस रही रहती जिसकी वजह से हम जीते। उसके साथ साथ हमारे फास्ट बॉलर की भी नहीं रहती। उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स आपको हरवा दी हैं, जिसमें शाहीन भी है, जिसमें हारिस रऊफ भी है, जिसमें फखर जमान, इन सबको परफॉर्म करना। सिर्फ बाबर रिजवान की बात नहीं होनी चाहिए, 5-6 प्लेयर सीनियर है, ठीक है, इनकी बहुत जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद रिजवान के साथ जो खुलेआम मैं समझता हूँ नाइंसाफी हो रही है, उससे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है। आपने उसको T20 से बाहर किया, उसकी वापसी होनी चाहिए। प्लस मैं ये भी बोलता हूं, जब से माइक हैसन आया हुआ है, उसने T20 क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट का रोना रोया हुआ है, उसकी वजह से आपके बैट्समैन खराब होते जा रहे हैं, उसकी वजह से सलमान आगा खराब होता जा रहा है। T20 माइक हैसन से पहले T20 में जिस तरीके से सलमान आगा बैटिंग करता था, वो क्रिकेट उसके निकाल के देखें, और जब से माइक हैसन आया वो ऑफ स्टंप की क्रिकेट ही भूल गया। वो सारे लड़के लेग स्टंप पे मारने लग गए। दूसरी चीज, हसन नवाज की आप बात कर रहे हैं, जी, आपको याद होगा मैंने बोला था कि इसकी क्रिकेट बर्बाद कर देंगे। आपने उसको जो घर भेजा कि हसन नवाज की परफॉर्मेंस की वजह से भेजा, बिल्कुल नहीं। आप जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एज अ ओपनर वो टीम में आया, वहां से करते करते आप उसको चौथे पे लेके आए, चौथे से आप 5वें पे, फिर 6ठे पे, फिर 7वें पे आप उसको पावर हिटर बना रहे हैं। मतलब ये कौन सा दुनिया का कोच है जो किसी ओपनर को मुझे बता दे वो पावर हिटर बना दे? आप उसके साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। उसके बाद आपने उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि आखिरी जो उसने T20 खेला, जीता हुआ मैच पाकिस्तान, पता नहीं 8-9 बॉलों पे बॉल टू बॉल रन चाहिए, उसने मार के आउट हो गया वो, ठीक है। तो आपने, वो यंग लड़का है भाई, आपके पास एक टैलेंट आया, ठीक है, आपने उसको लेके चलना था। ये हसन नवाज हो गया और मोहम्मद हारिस हो गया, जी मैं ही सवाल करने लगा था। आपने, ठीक है, ये जो 2 प्लेयर थे, आपने पूरे पाकिस्तान पूरा एजेंडा लगा हुआ, रोना रोते रहे लोग, ओ जी बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया।
कहाँ है बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट? वो वापस आते जा रहे हैं, ये दोनों बाहर हो गए, तो इसमें किसका कसूर है? सही। कहाँ गया हसन नवाज जो जिसने 100 किया न्यूजीलैंड में, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त बैटिंग की, आपने बोला जी ये बस पावर हिटर बन गया। जी जी। हैदर अली जैसा ज्यादती कर रहे हैं आप उसके साथ, और मुझे तो नहीं लगता ये अब कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान टीम में जो है वो वापस आएगा। आप इतना अच्छा टैलेंट है, आपने उसको तरीके से क्रिकेट खिलानी थी, तरीके से खिलानी है, अभी ऐसा नहीं है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। जिस किस्म के कोचेज आपने पाकिस्तान टीम में लाके रख दिए हैं ना, तो भाई आपकी क्रिकेट इसी तरीके से ही जो है वो बर्बाद होनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली बात थी, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस हो फिर कुछ PSL के हवाले से बात करेंगे, और फिर जो T20 में पाकिस्तान की सिलेक्शन है उसमें हैदर अली का नाम लिया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हैदर अली कहाँ हैं, क्या वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं? वो जो उनका एक प्रॉब्लम था क्या वो ख़त्म हो गया? इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ में ये लीग, क्योंकि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्रेंचाइज के वो अब रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ आगे 2 टीमों का इजाफा भी होना है, बिड प्रोसेस शुरू हो गया है, इस हवाले से इश्तिहार भी आ चुका है। क्या इनसाइड स्टोरीज़ हैं, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ ओपनली और ऑफिशियली वाज़ेह नहीं हुई है। मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा गया। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, लगता है जैसे बिल्कुल PSL 1 से पहले की सूरत हाल, यानी कि हर चीज़ एक नई शुरुआत होगी। PCB की प्रेस रिलीज तो आई रिन्यूअल के हवाले से, लेकिन मुल्तान सुल्तान के हवाले से फिर आपने खबर फाइल की कि उन्हें नहीं भेजा गया। तो ये पूरा क्या मामला है, और बाकी 5 फ्रेंचाइज क्या वही ऑनर्स रिटेन होंगे, इस हवाले से बता दीजिएगा। जी, पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज हुआ था तो बाकायदा तौर पर तय किया गया था कि 10 साल के बाद दोबारा से वैल्यूएशन होगी, और जो वैल्यूएशन आएगी उसके ऊपर 25% जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उनको अदा करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। इस वजह से 10 जो सारे एडिशन हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बाहर से गैर मुल्की कंपनी को ला के वैल्यूएशन उससे करवाई, और वैल्यूएशन के बाद एक रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मुरतब की गई और वो सारी टीमों को भेजी गई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मुल्तान सुल्तान को वैल्यूएशन रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई, और ना ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कंप्लायंस पॉलिसी है PSL की उसके ऊपर पूरा उतरी है, जिसकी वजह से उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया अगले 10 साल के लिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ज़राए उनकी जानिब से ये दावा किया गया, और हमारी मुल्तान सुल्तान के लोगों से भी बात हुई तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक की गई है कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स है अगले 10 सालों के लिए वो नहीं किया गया। तो पिछले 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक तो वो जो दिसंबर 2025 तक वो अनलिस्टेड है, लेकिन साथ ही जो मुल्तान सुल्तान की जो कुछ अपराध है उनकी ये भी कहा गया कि हमें टर्मिनेट नहीं किया गया और किया गया है। तो अभी देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट, देखिए मुल्तान सुल्तान को नहीं भेजा। दिसंबर में आपको ये तमाम जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, 2 नए ऑनर्स आ जाएंगे, 2 नई फ्रेंचाइजीज आ जाएंगे जिनके शहर भी अनवील कर दिए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मुजफ्फराबाद है, सियालकोट है, फैसलाबाद और दीगर नाम भी इसमें शामिल हैं। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, ये मुल्तान को जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा गया, क्या इसका ये मतलब है कि वो अब बाकी टीमों की तरह 25% इंक्रीज के साथ ये जो भी पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल अब हासिल नहीं है? तो क्या इसका ये मतलब है कि उनको अब ऑनरशिप के जो चांसेस है कम हो गए हैं, या फिर जो एक बात है कि अगर बिड में बात जाती है जैसे कि हमेशा होता है एक नई, जैसे मुझे याद है इससे पहले जो उनके ऑनर्स थे जब वो तब्दील हुए थे, तो क्या वो दोबारा उस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं? खुद मुल्तान सुल्तान क्या सोच रहे हैं, PCB की इस पर क्या मतलब पॉलिसी बनेगी? जी, क्योंकि पहली जो सबसे पहला जो ऑफर की जाती है जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी दुनिया की फ्रेंचाइज लीग हो, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स हैं उनको पहले ऑफर की जाती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान का क्योंकि केस मुख्तलिफ है, यहाँ पे कंप्लायंस पॉलिसी पे पूरा नहीं उतरे, तो पहली जो उनके पास ऑफर थी वो तो अब अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन वो बिड में जा सकते हैं, वो मुल्तान सुल्तान की दोबारा बिड कर सकते हैं, मुल्तान सुल्तान को वो खरीद भी सकते हैं। थोड़े चांसेस जरूर कम हुए, लेकिन वो खरीदने के अहल भी हैं और खरीद भी वो सकते हैं। अब देखना है कि वो किस तरह खरीदते हैं, क्या वो उसी अपनी जो कंपनी है उसी के तहत आएंगे या किसी और नाम से भी वो शामिल हो सकते हैं। तो इस वजह से मुल्तान सुल्तान को खरीदने के लिए थोड़ा चांस तो कम जरूर हुआ है, लेकिन उनके पास एक राइट भी है और वो खरीद भी सकते हैं। अब देखना है कि वो उसी कंपनी के साथ आना उनका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो नई कंपनी के नाम से आ भी सकते हैं। अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या होती है। इन दिनों में जो टेंडर मांगा गया है
तो उसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ निगोसिएशन भी हो सकती है। अगर निगोसिएशन होती है, कुछ चीजें वो सारी शामिल हो जाती हैं जो और उसके बाद मुझे लगता है कि वो शायद उन्हें भी एनलिस्टेड कर लिया जाएगा। शहरों के नाम आपने बताए जिसमें हैदराबाद है, मुजफ्फराबाद है, सियालकोट, फैसलाबाद, इसी तरह 2 और नाम भी हैं। तो क्या चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ज़बान ज़द-ए-आम बात यह है कि चाहे फैसलाबाद, सियालकोट, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह जो बाकी शहर हैं उनमें एक इकनॉमिक हब के हवाले से बात होती है। तो आपका क्या ख्याल है, कौन सी टीम हमें आती हुई दिखाई दे रही है? अभी देख लें, क्योंकि फैसलाबाद में जब मैचेस हो रहे थे तो हाउसफुल होता था, लोग बड़ी तादाद में मैचेस आके देखते थे। सियालकोट वहां पे भी क्रिकेट की हब है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लीग भी ये चाहे लीग की मैनेजमेंट जहां पे आपको क्रिकेट का क्रेज दिखाई दे, जिस तरह तो लाहौर की हैदराबाद का नाम अभी क्योंकि जो 7वीं और 8वीं टीम के लिए लिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पंजाब से शायद टीम एक नाम हो सकता है जिसमें फैसलाबाद भी है, सियालकोट भी है और पिंडी भी है, और सिंध से एक नाम है हैदराबाद, तो वो भी हो सकता है। पंजाब और सिंध से मुझे लगता है कि नाम हो सकते हैं, मुजफ्फराबाद भी नाम है, गिलगित भी है, और उनका मुझे लगता है थोड़ा कम चांस है। लेकिन पंजाब से और सिंध से जो नाम है वो एक एक टीम इनके नाम से हो सकती है। अब क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ऑनर्स हैं वो उनको चॉइस देंगे कि इन शहरों में से आपने नाम चूज करना है, तो ऑनर्स की भी ये ख्वाहिश होगी कि उन्हें वो लोग मिले या वो शहर का वो नाम चूज करें जहां पे क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है, लोग देखने के लिए आते हैं, लोग अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, ताकि उन शहरों में जब मैचेस हो, लाइक फैसलाबाद का नाम अगर रख लिया जाता है तो वो लोग लाजमी तौर पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और सियालकोट की हिस्ट्री रही है, आप नेशनल T20 कप देखते थे तो सियालकोट स्टैलियंस जो थी उसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, वो टूर्नामेंट जीतती भी थी। तो इसलिए ऑनर्स की भी ये ख्वाहिश होगी कि जो लोग मींस के ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में उनकी टीम की फैन फॉलोइंग करें। ठीक है, एक चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर चलेंगे, जिसके अंदर आज भारत ने बहुत ही आसान मौका गंवा दिया जीत का। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय है जो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ कि PSL इस बार फरवरी मार्च में चूँकि वर्ल्ड कप है, तो उसके बाद IPL और PSL का दोबारा टकराव हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि PSL का ड्राफ्ट भी IPL के ड्राफ्ट के बाद होगा, क्योंकि जो प्लेयर्स वहाँ से आगे मुआहदा नहीं कर पाते तो फिर यहाँ पर होगा। दूसरा एलिमिनेशन जो रिटेंशन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो इस बार कम होने का इम्कान है, क्योंकि आपको याद है जब मुल्तान सुल्तान की टीम ऐड हुई थी तो उस वक्त भी ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो पूल में वापस गए थे और फिर नई सिरे से टीमें बनी थी, क्योंकि इससे तमाम टीमों का बैलेंस जो है वो बरकरार रखना होता है। आखिर में बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज बराबर करके गया, 15 साल बाद टेस्ट मैच जीते हैं आज वो भारत के खिलाफ, और मैं देख रहा हूँ कि जैसी वो ऑल आउट हुए बहुत ही कम स्कोर पर 30 रन से हार गए, 90 कभी किसी सोचा नहीं था कि ये ऐसा आउट होगा। लेकिन जिस तरह की पिच बनी, सौरभ गंगुली जो कि ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था, वो वहाँ के इस वक्त एसोसिएशन के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा जी ऐसी विकेटिंग मांगी थी तो अपने ही जाल में फंस गए भारत, और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने आज। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो टूर था सिर्फ करके गए थे, पाकिस्तान की भी उसी तरह की स्पिन विकेटें थी, लेकिन उतनी को भी सपोर्ट मिल रही थी, तो वो क्रिकेट का ना बैलेंस एक दिखाई दे रहा था। लेकिन इंडिया में जिस तरह की विकेट बनाई गई थी, ऐसा लग रहा था कि कल ही मैच खत्म हो जाएगा। वो तो आज जो अगर 2 दिन में मैच खत्म हो जाता तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि इंडिया में पिचेस किस तरह की तैयार हो रही हैं, क्या बैटिंग और बॉलिंग को वो इक्वली बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सवालिया निशान भी बनता था। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला, उनके बल्लेबाजों ने थोड़े रन किए गो के, लेकिन जो फायदेमंद रन वो कर गए थे। कॉर्बन बॉश अच्छा खेल गए थे, और उनके जो स्पिनर थे, हार्बर की वापसी हुई, पाकिस्तान के टूर में वापसी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे भारत अफ्रीका मैच की। याद रखिएगा कि इस मैच में कंट्रोवर्सी भी हुई, और बुमराह बहुत बड़े बॉलर हैं और इससे पहले बहुत कम उनके तनाज़ आता है, लेकिन उनसे एक ऐसी बात उनके मुंह से निकली जो कि स्टम्प माइक के ज़रिए पूरी दुनिया ने सुनी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि यही जिम्मेदारी होती है मीडिया की, खिलाड़ियों की, कि वो ऐसे अल्फाज भी अदा ना करें जो बच्चे सुने या नौजवान क्रिकेटर सुने उसे अदा करें, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज वसीम जाफ़र ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, भारत के साबिक ओपनर हैं, उन्होंने कहा कि मैटर नहीं करता कि आपका कद कितना है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस बोलती है। और बवूमा और उनकी टीम ने ये बता दिया कि भारत को कि अल्फाजों को चुनाव भी ठीक रखें और थोड़ा कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, वरना अगले मैचों में इससे भी जो है ना बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।